आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछला वाला जो वीडियो था वो 9th क्लास के सिलेबस के अनुसार जो ज्योग्राफी की बुक थी उसका पहला चैप्टर था, उसी का जो पार्ट छूटा हुआ था वो पार्ट हम लेकर के आए हैं। और इसको यदि हम देख लेते हैं तो पूरी तरह से वो चैप्टर खत्म, और अगला जो चैप्टर होगा वो आगे देखा जाएगा क्या है, ठीक है। लेकिन एक बात हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भाई, कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इससे होगा क्या भाई कि हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा, और हमारा जब मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा तो और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे हम, और ऐसे ही टॉपिक खोज खोज के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि वीडियो आप देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करें या कमेंट जरूर करें, ठीक है, यदि देखते हैं तो, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि एक बात और कि भाई यदि आप देख रहे हैं कि 9th क्लास का सिलेबस है, इससे हमारा कुछ नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। 9th क्लास का जो सिलेबस है वो उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन टच करेगा जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल से भी टच करेगा। आप देख सकते हैं इसको जी, आज जो हमारा वीडियो है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। यदि एक वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें देख सकते हैं कि आपके कितने टच करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। उसी प्रकार ये आज वाला वीडियो हम देख लें और देखेंगे तो आज का वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए देख ले, ध्यान दीजिए कि हमारा भारत जो ये पूरा है, जो हमारा पूरा ये भारत है, इसके कुछ पड़ोसी देश भी हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्री भी हैं, तो उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के यदि दक्षिण में हम जाएं तो हमारा इंडियन ओशन मिलेगा, हिंद महासागर मिलेगा। यदि पूरब में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी मिलेगी। उसी प्रकार यदि हम पश्चिम में जाएं तो हमें मिलेगा क्या चीज, अराबियन सी, मतलब अरब सागर, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और इधर अरब सागर, याद है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे इसी में क्या है भाई कि जब हम जाते हैं अपने हिंद महासागर के अंदर तो उसमें हमें अपने दो पड़ोसी देश मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक है मालदीव जो टापुओं का समूह है, ठीक है, एक है हमारा मालदीव और दूसरा है हमारा श्रीलंका, ठीक है। तो जो मालदीव है वो टापुओं का समूह है और जो श्रीलंका है वो एक टापू है, ठीक है। तो देख लिया जाए तो ये मालदीव जो है वो आता है कहाँ, हिंद महासागर के अंदर, और जो ये श्रीलंका है ये कहाँ आता है, ये भी आता है हिंद महासागर के अंदर, ठीक है। दोनों चीजों को समझ ले। अब इसमें कोई उतना ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आइए इसको देखते हैं। ये हमारे भारत के जो मुख्य भूमि है, मुख्य स्थल है, वहां से ये क्या होता है भाई कि ये नजदीक है, मतलब वहीं से ये नजदीक पड़ता है। आज देखें या सांस्कृतिक, मतलब बहुत पहले जमाने में, श्री राम के जमाने में देखें तब भी हमारा संबंध, मतलब इससे हमारा कुछ न कुछ नाता रहा है, ठीक है। उस समय रामायण को देखें तो भी, और आज भी हमारा संबंध है इससे। तो क्या है कि जो यहाँ से संबंध है, वो स्थान जो है जिससे संबंध होता है, स्थापित करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज। मतलब जो ये पुल बनाया गया है राम के द्वारा, और वो जो पुल है उसी पुल का नाम आजकल दिया गया है एडम्स ब्रिज, ठीक है। अब उस चीज को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो वो जो जल संधि है, जल के माध्यम से जो संधि होता है श्रीलंका और भारत के बीच में, उसका नाम रखा गया है पाक जल संधि। क्या रखा गया है, पाक जल संधि। और ध्यान दीजिए कि ये जो यहाँ से भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी बनती है समुद्र के अंदर, उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी, याद रखिए। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ से भारत से और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है, मतलब पाक जो संधि है, इसकी दूरी कितनी है, तो यह है 24 किलोमीटर। कितनी है, 24 किलोमीटर, मात्र 24 किलोमीटर। यानी भारत से श्रीलंका की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया। आगे देखते हैं। और अब यहां से यदि हम भारत के पश्चिम में जाएंगे तो हमारा एक अन्य पड़ोसी देश मिलेगा जिसका नाम है पाकिस्तान। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इससे भली भांति आप परिचित होंगे कि ये कौन सा देश है, कौन सा पड़ोसी देश है। इसका नाम क्या है, पाकिस्तान। इसके और थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे, और मतलब उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो एक और हमारा पड़ोसी देश मिलेगा जिसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। क्या है,
अफगानिस्तान, ये भी हमारा पड़ोसी है और ये भी हमारा पड़ोसी है, दोनों। अब ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा भाग इसका मिलता है हमारे सीमा से, ये ज़्यादा मिलता है पाकिस्तान, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको देख लिया जाए। ये पाकिस्तान जो है ये गुजरात से लेके कश्मीर तक फैला हुआ है हमारे साथ, यानी यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि मतलब गुजरात से लेके कश्मीर तक जो लाइन अलग करती है भारत को और पाकिस्तान को, यानी बीच से जो बांटने वाली लाइन है, उसी लाइन का नाम रखा गया है रेड क्लिफ लाइन। याद रखिएगा, उस लाइन का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये याद हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब दूसरी देख लें, आगे चलेंगे तो आगे हमें मिलेगा ऊपर में, यदि जाए उत्तर में हम, तो उत्तर में एक बिहार जो हमारा है, उसी के ऊपर में ठीक ऊपर मिलेगा एक हमारा अन्य पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल। क्या है? नेपाल। ये भी बड़ा हमारा मतलब बहुत संबंध रखता है, बहुत पुराने जमाने से। ये तो भारत का ही अंग था, लेकिन कट करके अलग हो गया है। लेकिन इससे इतना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है कि यहाँ पर ना तो हमें जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत होती है, ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ना ही इनको आने के लिए किसी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। यानी हम भी ऐसे ही जा सकते हैं और वो भी हमारे यहाँ ऐसे ही आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब यदि हम सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में देखें, जो छोटा सा गैप बनता है, उसमें देखें तो यहाँ पे एक और हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान। क्या है? भूटान। और ये भूटान जो है ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे नेपाल के ऊपर तो मिलेगा तिब्बत, और तिब्बत जो देखें उसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा ये पूरा जो इलाका है यही है चीन। ठीक है, ये पूरा चीन है, और तिब्बत जो है वो आजकल चीन के अंदर मतलब उसी के क्षेत्र में आता है। अच्छा, तिब्बत में जाएंगे तो एक हमारा मतलब वहाँ पे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देखा जाए तो वो कहा जाता है उसको तिब्बत का पठार। क्या कहा जाता है? तिब्बत का पठार। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही तिब्बत का पठार है जहाँ पर हमारा कैलाश पर्वत है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान शंकर का वास है, जहाँ पे वही कैलाश पर्वत है। कहाँ पे? तिब्बत के पठार। ठीक है, वहीं पर हमारा है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील। समझ गए? तो यहीं पे है ये कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। कहाँ पे? तिब्बत के पठार पर। ठीक है, आगे चले तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है हमारा अरुणाचल प्रदेश और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये पूरा चीन का है। तो हमारी जो लड़ाई है वो यहीं पे है, यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, दो जगह चीन से हमारी लड़ाई है, क्योंकि चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा है और हम कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत से और चीन के बीच में अलग करती है लाइन, उस लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच में जो लाइन अलग करती है, जो सीमा अलग करती है, उसी लाइन का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। यहां पर हम देखें रेड क्लिफ लाइन और यहां पर देखें हम मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसी प्रकार एक और हमारा जो पड़ोसी देश है वो है हमारा म्यांमार। क्या है? म्यांमार। तो ये रहे हमारे मतलब भारत के जो पड़ोसी देश है वो। आइए कुछ और चीजें देख लें। ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जब भारत का बंटवारा हुआ तो वहां से जो बलोच लोग थे वो यहीं पर आकर के आक्रमण किए। ठीक है, और इस हमारे कश्मीर का जो आधा हिस्सा मतलब कुछ भाग है वो अपने कब्जे में ले लिए। ठीक है, इसका कारण लंबा जाएगा, पीछे वाली कहानी है कि जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने कहा भाई भारत के बंटवारे के समय की भाई ना ही तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही हम इंडिया के साथ आएंगे, तो इनको छोड़ दिया गया वैसे ही। ठीक है, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले जो लोग थे यहाँ पर आक्रमण कर दिए, और आक्रमण करके और यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने कहा भाई कि अब जब हमला कर दिए तो ये पूरा कश्मीर लेने वाले थे, लेकिन ये चले आए भारत के मतलब शरण में कि भाई मेरी मदद करो। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि भारत के जो लोग थे, भारत के जो भी मतलब नेता गणमान्य थे, उन्होंने कहा भाई कि अभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपकी मदद तब की जाएगी कि आप लिखित रूप में देंगे कि हाँ जब हम आपको बचाएंगे तो आप भारत का अंग बनेंगे।
ठीक है, यानी आप अपने राज्य का विलय किसके साथ करेंगे? भारत के साथ करेंगे। तो यहीं पे क्या हुआ कि उन्होंने दस्तावेज को सिग्नेचर कर दिया और ये भारत का अंग बन गया उसी समय से। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ कब्जा रह गया था किसका? पाकिस्तान का। वही कब्जा आज भी ये जो क्षेत्र है कश्मीर का वो पीओके कहलाता है। क्या कहलाता है? पीओके, जिसे लेने के लिए आज हमारी मतलब भारतीय सेना आज भी मतलब पूरी तरह से मतलब प्रयत्नरत है, मतलब उसको ले लिया जाएगा भविष्य में आने वाले दिनों में। दूसरी बात कि यदि हम दूसरी तरफ देखें कश्मीर का, तो ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं ये है अक्साई चीन, और यही हिस्सा जो है ये चीन के कब्जे में आ गया है यहाँ से। तो इसको भी लेने के लिए और पीओके को मतलब दोनों को लेने के लिए हमारी भारतीय जो सेना है या भारतीय सरकार जो है वो पूरी तरह से कटिबद्ध है कि नहीं, हम इसको लेकर ही रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा भारत है या इसके जो पड़ोसी देश है वो सब एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आते हैं। कहाँ पे? दक्षिण क्षेत्र में। इसलिए जो क्षेत्र है ये दक्षिण वाले, इनको देखते हुए एक और हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम आपको नहीं बताएं, यहाँ पे है ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे पड़ता है हमारा बांग्लादेश। यहाँ पे हमारा पड़ता है बांग्लादेश। ठीक है, यहीं पे है वो, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, यहीं पे हमारा है बांग्लादेश, एक राज्य मतलब देश है, यहीं पे वो भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए अब कुछ इन्हीं सब क्षेत्रों को, इन्हीं पड़ोसी देशों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है सार्क। क्या है? सार्क। अब सार्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। ठीक है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, कब स्थापना हुई, कैसे हुई, किसने किया। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं तब आगे खत्म करें। तो आइए देख लेते हैं सार्क को कि सार्क क्या है। ठीक है, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान दीजिए कि दक्षिण एशियन एसोसिएशन मतलब संगठन, फॉर रीजनल मतलब क्षेत्रीय सहायता के लिए। ठीक है, सहायता के लिए। अब इसकी स्थापना की गई थी कब? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे की गई थी? ढाका के अंदर। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर। यानी 1985 को किया गया था। ध्यान रखिए, 1985 को बांग्लादेश के अंदर जो राजधानी उसकी ढाका, वहीं पर किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखें सार्क का जो सचिवालय बनाया गया, मतलब 1985 में सचिवालय नहीं बनाया गया, लेकिन सचिवालय जो बनाया गया तो वो सचिवालय बन गया 16 जनवरी 1987 को। कहाँ पे? काठमांडू में। किसके द्वारा? तक मतलब जो नेपाल के राजा थे जिनका नाम था राजा वीरेंद्र वीर विक्रम, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके मतलब सचिवालय का स्थापना किया गया कब? 16 जनवरी 1987 को। ठीक है, इसको यदि आप देखें तो बढ़िया से। अब इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए भाई थोड़ा सा मतलब अपना अपना फार्मूला लोग बना लेते हैं याद करने के लिए। उसी प्रकार मैंने भी बनाया है, वो है MBBS पीना। क्या है? MBBS पीना। ठीक है, MBBS पीना। तो देख ले, तो M फॉर है मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान। यानी यही वो 8 देश हैं जो इस सार्क के अंदर सम्मिलित हैं, यानी सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, तो आज इस प्रकार पूरा जो चैप्टर है, जो पूरा पाठ है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आप देखिए वीडियो को, कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें भाई मेरे चैनल को। यदि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा उठेगा और हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए उत्सुक होंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।